वेलकम एवरीबॉडी। नेक्स्ट हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेके प्रारंभ कर रहे हैं, जो बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर दोनों के अंदर अकार्बनिक रसायन के अंदर या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गुणात्मक विश्लेषण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और ये टॉपिक आपके प्रायोगिक रूप में हम जो मूलक हैं उन मूलकों के विश्लेषण के रूप में अंदर भी काम में लेते हैं, तथा यह टॉपिक आपके थ्योरी के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुणात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस। और गुणात्मक विश्लेषण आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस टॉपिक का अध्ययन अच्छी तरह से आपको करना है। और इसमें जो प्रक्रियाएं दी गई है वह आपके मूलक परीक्षण के अंदर या उनके विश्लेषण में भी प्रयुक्त की जाएगी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर विश्लेषण की प्रक्रिया को बाद में लेंगे। कुछ इसके आधारभूत बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम एक एक करके वर्णन करते हैं और उसके बाद में सीधे हम गुणात्मक विश्लेषण पर आएंगे। तो हम पहले इस गुणात्मक विश्लेषण के अंदर जो महत्वपूर्ण भाग या जरूरत पड़ेगी वह है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं, या इसको कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट वास्तव में सर्वप्रथम आप समझे कॉमन आयन क्या है या सम आयन का मतलब क्या है। आपको दो विद्युत अपघटय लेने हैं। कितने में? दो विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय किसको कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जो कि जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं उनको विद्युत अपघटय या उन्हीं के लिए दूसरा शब्द इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त किया जाता है। वे पदार्थ या यौगिक जो जल में घोलने पर आयनीकृत हो जाते हैं उन्हीं को हम विद्युत अपघटय कहते हैं। अगर कोई भी दो ऐसे विद्युत अपघटय लिए जाएं, जैसे मैं लेता हूं HCl और दूसरा लिया जाए NaCl, तो इन दोनों में इनका अगर आयनीकरण किया जाए तो H+ और Cl- मिलेगा। इसका आयनीकरण किया जाए तो Na+ और Cl- मिलेगा। और इन दोनों में जो Cl- दे रखा है ये दोनों का सम आयन है। तो दोनों के अंदर समान प्रकार का आयन जो है उसी को हम क्या नाम देते हैं? सम आयन। तो NaCl और HCl में सम आयन कौन सा है? Cl है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ CH3COONA और दूसरा अगर इसके साथ एग्जाम्पल लिया जाए CH3COOH, अगर इन दोनों का आयनीकरण किया जाता है तो पहले लवण में भी एसीटेट आयन है और दूसरे लवण के अंदर भी आयनीकरण द्वारा एसीटेट आयन बनता है। तो इस तरीके से सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल के अंदर कॉमन आयन कौन सा है? एसीटेट आयन यहाँ पर कॉमन आयन है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की बात की जाए तो इसका सम आयन कौन सा है? तो इस दोनों में अगर आप आयनीकरण करके देखें तो पहले में अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, दूसरे में अमोनियम और क्लोराइड आयन बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में अमोनियम आयन जो दिया गया है उसी को हम सम आयन कहते हैं। तो सम आयन का मतलब है दो भिन्न विद्युत अपघटय जिनका कोई एक आयन समान हो उसी को सम आयन कहते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आप आंसर बताएं कि इन दोनों में सम आयन कौन सा है। एक है HCl और दूसरा मैं ले रहा हूं H2S। इनमें आप देखकर बताएं डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों में आपको सम आयन प्रदर्शित करना है। तो इनके आयनीकरण से जो आयन बनेंगे उनकी तुलना करने पर हमें पता चलता है कि HCl भी H+ आयन उत्पन्न करता है और H2S भी जल में जल योजित रूप में H+ आयन उत्पन्न करता है। अर्थात इन दोनों में सम आयन कौन सा है? H+ आयन जो दिया गया है इसी को हम सम आयन कहते हैं। अब सम आयन प्रभाव क्या है? तो जब भी हम सम आयन प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव हम जब भी प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर आपको दो जो विद्युत अपघटय लिए गए हैं उसमें आपको एक तो लेना है प्रबल विद्युत अपघटय और दूसरा इसके अंदर लेना है दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय।
तो समायन प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर एक तो प्रयुक्त कर रहे हैं प्रबल विद्युत अपघटय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? समायन युक्त होना चाहिए। तो समायन युक्त प्रबल और विद्युत अपघटयों को यदि एक ही विलयन में मिला दिया जाए या एक ही विलयन में डाल दिया जाए तो सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय यदि एक ही विलयन में उपस्थित है तो प्रबल विद्युत अपघटय जो है यह दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा, आयनाइजेशन है, उसकी आयनन की मात्रा को घटा देता है या घटाता है। इसे ही हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो सीधा सा है, सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघटय व दुर्बल विद्युत अपघटय एक ही विलयन में उपस्थित है तो प्रबल विद्युत अपघटय दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा को घटा देता है। इसी को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। अगर मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं, यदि एक विलयन के अंदर CH3COOH और उसी विलयन के अंदर यदि CH3COONA मिला दिया जाए तो एसिटिक अम्ल जो दिया गया है ये दुर्बल या वीक इलेक्ट्रोलाइट है या विद्युत अपघटय है, जबकि सोडियम एसीटेट चूंकि लवण है पूर्ण आयनीकृत होता है तो इसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। तो अब यदि इन दोनों को एक ही साथ एक ही विलयन में मिला दिया जाए तो यह प्रबल विद्युत अपघटय एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा को क्या करेगा? कम करता है, अल्फा को कम करता है। इसी को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो एक ही साथ एक ही पात्र में दो सम आयन युक्त प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटय मिलाए जाए तो दुर्बल विद्युत अपघटय की आयनन की मात्रा घटती है। इसी को हम सम आयन प्रभाव के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में या सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल मिलाया जाए तो एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा कम हो जाएगी अर्थात नियंत्रित होगी। ऐसे ही यदि मैं कहता हूं HCl युक्त जलीय विलयन के अंदर यदि मैं H2S पास करता हूं, H2S गैस पास करता हूं तो इन दोनों की स्थिति में दुर्बल विद्युत अपघटय H2S है तो इसके आयनन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अल्फा घट जाएगा या आयनन की मात्रा घटेगी अर्थात इसका नियंत्रण हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, अमोनियम क्लोराइड जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या प्रबल विद्युत अपघटय है, इसके अंदर यदि मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाता हूं जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघटय है तो दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसी को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो सिंपल हो जाएगा, किसी भी विलयन में उपस्थित प्रबल विद्युत अपघटय में दुर्बल विद्युत सम आयन युक्त दुर्बल विद्युत अपघटय मिलाया जाए तो दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा घट जाती है और इसी को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। अर्थात सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा घटेगी, HCl की उपस्थिति में H2S के आयनन की मात्रा घटेगी और NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH के आयनन की मात्रा घटेगी और इसी को सम आयन प्रभाव कहा जाता है। और इन तीनों का उपयोग हम यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण में जब मूलक का विश्लेषण करते हैं उस समय हम इनका उपयोग करेंगे और इनके नियंत्रित आयनीकरण द्वारा हम निश्चित धनायनों को अवक्षेपित करते हैं और उसी के अंदर सम आयन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो क्लियर है? तो सम आयन प्रभाव क्या है? किसी एक ही विलयन में उपस्थित प्रबल विद्युत अपघटय उसी में उपस्थित सम आयन युक्त दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा को घटाता है। इसी को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में। सम आयन प्रभाव इतना ही है, इसकी एप्लीकेशंस भी मैं आपको विश्लेषण के अंदर बताऊंगा। अभी डेफिनेशन आपको इतनी ध्यान रखनी है, 3 एग्जाम्पल मैंने बता रखे। नेक्स्ट में पार्ट ले रहा हूं और वो है बफर विलयन।
बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन। इसी के लिए दूसरा शब्द काम में लिया जाता है जिसको हम कहते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन। उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहा जाता है। उभय प्रतिरोधी विलयन क्या है? सिंपल सा, ऐसा विलयन जो उसमें मिलाए गए कुछ मात्रा में प्रबल अम्ल व कुछ मात्रा में प्रबल क्षार या कुछ मात्रा में विलायक अर्थात तनुकरण, इन तीनों परिस्थितियों के बाद भी विलयन की पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, उसी को हम बफर विलयन कहते हैं। तो ऐसा विलयन जो विलयन में मिलाए गए प्रबल अम्ल की कुछ मात्रा, प्रबल क्षार की कुछ मात्रा या विलायक की कुछ मात्रा मिलाने के बाद भी विलयन के अंदर होने वाले पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करे, उसी को हम बफर विलयन या पीएच प्रतिरोधी या फिर उभय प्रतिरोधी विलयन कहा जाता है। तो यहाँ पर विलयन की पीएच क्या होगी? लगभग स्थिर रहती है। तो विलयन की पीएच स्थिर रखने वाले विलयन को ही हम बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। जैसे रुधिर के अंदर उपस्थित बफर विलयन की उपस्थिति में रुधिर का पीएच 7.4 निश्चित रहता है, न घटता है न बढ़ता है। तो उसी तरीके से पीएच लगभग स्थिर रहे तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? बफर विलयन। अब ये बफर विलयन के पीएच को अगर हम प्रभावित करना चाहें किससे? प्रबल अम्ल से या प्रबल क्षार से, तो इसमें यदि मैं प्रबल अम्ल मिलाऊं या प्रबल क्षार मिलाऊं या इसके अंदर जल मिला करके इनका तनुकरण करते हैं, इन तीनों ही परिस्थितियों में पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन में आंशिक मात्रा में मिलाए गए प्रबल अम्ल या कुछ मात्रा में मिलाए गए प्रबल क्षार या उसमें कुछ मात्रा में विलायक मिलाकर तनुकरण करने के बाद भी विलयन के पीएच में परिवर्तन नहीं होता है या लगभग परिवर्तन या लगभग पीएच स्थिर रहता है, ऐसे विलयनों को हम बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। तो पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले विलयन उभय प्रतिरोधी या बफर विलयन कहलाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल की मात्रा कुछ कम होनी चाहिए या निश्चित मात्रा से कम होनी चाहिए, तभी ये प्रतिरोध करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता निश्चित होती है। तो इसी तरीके से प्रबल क्षार भी एक निश्चित मात्रा में है, तब तक ये पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करेगा, लेकिन उस निश्चित मात्रा से ज़्यादा है तो फिर प्रतिरोध नहीं कर पाता है। और ऐसी स्थिति में जिस बफर विलयन की एक निश्चित क्षमता है वहीं तक ये प्रतिरोध सहन कर सकता है या पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध कर सकता है। तो यहाँ कुछ मात्रा में लिखेंगे तो ये प्रक्रिया बफर विलयन के लिए प्रयुक्त हो जाती है। तो इसके अंदर हम परिभाषा क्या हो जाएगी? कुछ मात्रा में प्रबल अम्ल व कुछ मात्रा में प्रबल क्षार तथा तनुकरण करने पर भी विलयन के पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, ऐसे विलयनों को हम बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन कितने प्रकार के हैं उसकी प्रक्रिया लेते हैं। तो नेक्स्ट में ले रहा हूं बफर विलयन के प्रकार। बफर विलयनों को हम यहाँ पर दो भागों में विभाजित करते हैं और पहला भाग इसके अंदर हम लेते, बिल्कुल इसका सिंपल टॉपिक ले रहे हैं, अपने उपयोग के अंदर जितनी आवश्यकता है हम उतनी की बात करेंगे, क्योंकि बफर विलयन आपके यहाँ पर टॉपिक के रूप में दे रखा है, उतना लेना है। बाकी इसके डेरिवेशन या इसके अंदर जो फॉर्मूला या पीएच ज्ञात करने के सूत्र वगैरह है वो अपने यहाँ पर नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं ले रहे। तो यहाँ पर केवल गुणात्मक विश्लेषण में जितनी आवश्यकता है उसी की चर्चा कर रहे हैं। बफर विलयन के प्रकार, तो यहाँ पर मैं बफर विलयन दो भागों में विभाजित कर रहा हूँ। पहला बफर विलयन है साधारण बफर विलयन और दूसरा यहाँ पर हम लेंगे वह है मिश्रित बफर विलयन। मिश्रित बफर विलयन। साधारण बफर विलयन वास्तव में क्या है? साधारण बफर विलयन किसे कहते हैं? तो सिंपल है, किसी भी दो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के मिलाने से निर्मित होने वाला लवण का विलयन ही साधारण बफर की तरह कार्य करता है। अर्थात वीक एसिड और वीक बेस
के मिलने से निर्मित होने वाला लवण यहाँ पर साधारण बफर के रूप में या कॉमन बफर सॉल्यूशन के रूप में यूज होता है या सिंपल बफर के रूप में यूज होता है। तो यहाँ प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कौन सा लेना है, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का विलयन। बहुत सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी। कौन से साधारण बफर होंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिला करके यदि जो लवण बनेगा उस लवण का विलयन ही साधारण बफर का कार्य करता है। यदि मैं दुर्बल अम्ल के रूप में एसिटिक अम्ल लेता हूँ, दुर्बल क्षार के रूप में यहाँ पर मैं NH4OH लेता हूँ, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से CH3COONH4 लवण बनेगा और साथ में H2O जल बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनेगा और यहाँ पर बने हुए इस लवण को हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण कहेंगे। तो अमोनियम एसीटेट जो लवण बना है, यही अमोनियम एसीटेट के लवण का विलयन ही बफर के रूप में कार्य करता है और इसी को हम साधारण बफर कहते हैं। तो साधारण बफर क्या हो गया, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण से निर्मित होने वाले जो लवण हैं उनका विलयन ही क्या कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। तो वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट का सॉल्यूशन ही यहाँ पर बफर सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको सिंपल बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इस बफर सॉल्यूशन के अंदर की हम बात करें तो इनके अंदर क्या साम्य होगा, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट और यदि इसको जल में मिला दिया जाए तो यह पूर्ण आयनीकृत होकर के क्या बनाएगा, एक तो बना देगा एसिटिक अम्ल, जल के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं तो CH3COOH बनेगा और दूसरा बनेगा NH4OH। तो विलयन के अंदर जल से अभिक्रिया करने पर यह लवण दो अम्ल और क्षार का निर्माण करेगा, जिसमें एसिटिक अम्ल होगा, दूसरा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन चूंकि ये भी दुर्बल अम्ल है और ये दिया गया दुर्बल क्षार है, तो ऐसी स्थिति में यह भी उस जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होकर के साम्य निर्मित करता है। तो इस साधारण बफर के विलयन के अंदर क्या बनेगा, साधारण बफर के विलयन का साम्य, साधारण बफर साम्य। और साधारण बफर साम्य हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, एक तरफ है CH3COOH साम्य के रूप में एसीटेट आयन CH3COO- और H+ उत्पन्न करता है, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर उपस्थित है NH4OH और यह भी साम्य के अंदर उत्पन्न करेगा NH4+ और OH-। ये दोनों संयोजित होकर के क्या बना देंगे, H2। इसका मतलब विलयन के अंदर जो साम्य बनेगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3COOH NH4OH, ये दोनों विलयन में CH3COO- व NH4+ के मध्य साम्य निर्मित करते हैं, जिसमें H2O निर्मित होता है। तो जलीय विलयन में ये साम्य उपस्थित है। अब यदि इसमें हम अम्ल मिला दें, ये प्रबल अम्ल मिलाएं कुछ मात्रा में या कुछ मात्रा में प्रबल क्षार मिलाएं, तो यह विलयन, बफर जो विलयन है, यह पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है और बफर विलयन द्वारा पीएच में परिवर्तन के प्रतिरोध को हम बफर क्रिया या बफर एक्शन कहते हैं। तो इस विलयन की बफर एक्शन या बफर क्रिया क्या होगी, बफर क्रिया या बफर एक्शन। बफर एक्शन का मतलब है इसमें प्रबल अम्ल की कुछ मात्रा मिलाएं तो पीएच का नियंत्रण कैसे होता है, प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिलाएं तो पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध कैसे होता है, उसी को हम बफर एक्शन के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो बफर एक्शन में सर्वप्रथम मैं लेके चलता हूं प्रबल अम्ल मिलाने पर। प्रबल अम्ल के रूप में मैं HCl लेता हूं और HCl मिलाने पर क्या होगा, ठीक है, पीएच परिवर्तित क्यों नहीं हो रही है, वो हम बफर एक्शन के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल सा है, यदि मैं विलयन के अंदर उसी विलयन, कौन सा, इस बफर विलयन के अंदर मैं HCl मिलाता हूं तो जल में HCl आयनीकृत होकर H+ और Cl- बनाता है। चूंकि यह प्रबल विद्युत अपघटय है, इसलिए यह पूर्ण आयनीकृत होकर के विलयन में H+ आयन मुक्त करता है और Cl- आयन मुक्त करता है। विलयन की पीएच किस पर निर्भर करती है? विलयन या जलीय विलयन की पीएच हमेशा मुक्त अवस्था में उपस्थित H+ आयन और मुक्त अवस्था में उपस्थित OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। यदि बफर विलयन इन मुक्त आयनों को अवशोषित करके, संयोजित करके किसी युग्मित अणु में परिवर्तित कर दे, उदासीन कर दे, तो विलयन की पीएच परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इस साम्यिक युक्त बफर विलयन में HCl मिलाने से जैसे ही H+ आयन उत्पन्न हुए, यह H+ आयन यहाँ पर विलयन के अंदर जो NH4OH उपस्थित है उसके साथ ये H+ आयन अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके NH4+ और H2O का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए, विलयन में जो ये मुक्त H+ आयन थे, यह H+ आयन संयुक्त अवस्था H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विलयन में मुक्त आयन या H+ आयन समाप्त होंगे और जब मुक्त H+ आयन समाप्त हो गए हैं तो विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल के H+ आयनों को अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने H2O में परिवर्तित करके उदासीन कर दिया है और ऐसी स्थिति में विलयन का पीएच परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात पीएच नियंत्रित रहेगी। इसको हम बफर एक्शन कहते हैं। अब यदि बफर एक्शन में हम प्रबल अम्ल की जगह में प्रबल क्षार मिलाता हूं, तो नेक्स्ट प्रक्रिया में हम ले रहे हैं प्रबल क्षार मिलाने पर। तो नेक्स्ट है प्रबल क्षार मिलाने पर। प्रबल क्षार के रूप में मैं ले रहा हूं यहां पर NaOH। NaOH यदि जल में मिलाया जाता है तो प्रबल क्षार है, इसलिए पूर्ण आयनीकृत होकर के OH- आयन मुक्त करता है और विलयन का पीएच इन मुक्त OH आयनों से प्रभावित हो सकता है। लेकिन चूंकि विलयन में पहले से अमोनियम एसीटेट उपस्थित है, तो जैसे ही विलयन में OH आयन उत्पन्न होंगे, यह OH आयन विलयन में उपस्थित एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एसीटेट आयन बना देंगे और साथ में H2O जो कि OH की संयुक्त अवस्था है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुक्त OH आयन क्या हो गए हैं? संयुक्त H2O में परिवर्तित हो गए हैं। मुक्त OH आयन नहीं है, पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने के बाद भी विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बफर विलयन कहते हैं और इसके अंदर इसका नाम हमने साधारण बफर लिया है, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण के विलयन को बफर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा साधारण बफर का। सेकंड हम बात कर रहे हैं, बफर एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रक्रियाएं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने के बाद नियंत्रण कैसे होता है, ध्यान रखना। अब हम सेकंड प्रकार का बफर विलयन ले रहे हैं, जिसको कहा जाता है मिश्रित बफर। मिश्रित बफर विलयन। बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन जैसा कि नाम से ही है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। तो मिश्रित बफर विलयन का मतलब दो विद्युत अपघटयों का मिश्रण बफर के रूप में काम करता है। तो यहां पर दो कौन कौन से मिश्रण लेने हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में यह मिश्रित बफर लिए गए विद्युत अपघटय या फिर विलयन के पीएच के आधार पर हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। तो मिश्रित बफर विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक, जिसको कहते हैं अम्लीय बफर, अम्लीय
बफर विलयन। और अम्लीय बफर विलयन कौन से होंगे, ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। नाम है अम्लीय बफर क्योंकि इनका पीएच 7 से हमेशा कम रहता है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं अम्लीय बफर विलयन है तो इसमें लेना क्या है, अम्लीय बफर बनता है दुर्बल अम्ल तथा इसके साथ में लेना है इसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण, प्रबल क्षार के साथ बना लवण। और इन दोनों को लेकर के हमें यहाँ पर क्या करना है, विलयन बनाना है। और यही विलयन जिसका पीएच 7 से कम होगा इसको हम अम्लीय बफर कहते हैं। तो अम्लीय बफर कैसे बना, दुर्बल अम्ल। तो अगर मैं अम्लीय बफर का यहाँ एग्जाम्पल लूँ तो कोई भी दुर्बल अम्ल ले लीजिए, जैसे CH3COOH दुर्बल अम्ल है और इसी दुर्बल अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण। तो एसिटिक अम्ल प्रबल क्षार के रूप में मैं लेता हूँ NaOH। तो एसिटिक अम्ल और NaOH की अभिक्रिया से क्या बनेगा, एक तो बनेगा जल और दूसरा बनेगा लवण जिसमें CH3COONA होगा। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल और NaOH इन दोनों की अभिक्रिया से जो लवण बनेगा वो होगा सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण लेकर के हम विलयन बना देते हैं। तो यही मिश्रण बफर विलयन की तरह कार्य करता है। चूंकि इसका पीएच 7 से कम है इसलिए इसको हम अम्लीय बफर की श्रेणी में रखते हैं। और इस बफर विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल है और उसी अम्ल का प्रबल क्षार NaOH के साथ में बना लवण सोडियम एसीटेट है, पीएच 7 से कम रहती है। इसी तरीके से मैं इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। फर्स्ट ये हो गया है, सेकंड है क्षारीय बफर, क्षारीय बफर विलयन। क्षारीय बफर विलयन की यदि बात की जाए तो जैसा आपने प्रदर्शित किया था, पीएच 7 से कम है अर्थात अम्लीय माध्यम का पीएच है तो उसको कहा जाता है अम्लीय बफर विलयन। और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय बफर या कहा जाता है, क्षारीय बफर कहते हैं। तो पीएच 7 से अधिक क्षारीय माध्यम, बफर का नाम क्षारीय बफर। पीएच 7 से कम अम्लीय माध्यम, तो बफर को हम कहेंगे अम्लीय बफर विलयन। जैसे अम्लीय बफर विलयन दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ लवण के रूप में था, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ क्षारीय बफर बनेगा दुर्बल क्षार से। ध्यान रखना है, अम्लीय बफर है तो दुर्बल अम्ल से और क्षारीय बफर है तो दुर्बल क्षार से शुरू करना है। तो दुर्बल क्षार और इसके साथ में लेना है इसी दुर्बल क्षार का, इसी दुर्बल क्षार का किसके साथ में, प्रबल अम्ल के साथ बना लवण, अम्ल के साथ बना लवण। इन दोनों को मिला करके हम जो विलयन बनाएंगे या मिश्रण बनाएंगे वही 7 से अधिक पीएच प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसको क्षारीय बफर कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो दुर्बल क्षार के रूप में मैं ले रहा हूँ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में इसी दुर्बल क्षार अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल मैं HCl लेता हूँ। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अभिक्रिया से जल और अमोनियम क्लोराइड लवण बनता है। तो इसके साथ आपको NH4Cl लेकर के जो लवण प्राप्त होंगे इनका मिश्रण बनाना है और इस मिश्रण का पीएच 7 से अधिक होता है, इसलिए इसको हम क्षारीय बफर कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण या दुर्बल क्षार व दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण यहाँ पर बफर विलयन कहलाता है। चूंकि मिश्रण है इसलिए इसको हम मिक्स्ड बफर या मिश्रित बफर की श्रेणी में रखते हैं। इनमें पीएच 7 से कम है तो उसे अम्लीय बफर कहेंगे,
pH 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय बफर कहेंगे। अगली चीज़, अम्लीय बफर में दुर्बल अम्ल होगा और क्षारीय बफर के अंदर दुर्बल क्षार होगा और उसके साथ सेकंड लवण होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये अम्लीय और क्षारीय बफर मिश्रित बफर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इन बफर की भी बफर एक्शन आपको प्रदर्शित करनी है कि इसमें यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाया जाए तो पीएच कैसे नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर हम मिश्रित बफर जो दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। और मिश्रित बफर विलयन की अगर बात की जाए तो विलयन में हम साम्य के रूप में इसको प्रदर्शित करें। मैं एक साम्य प्रदर्शित करके उसकी बफर एक्शन को दर्शाता हूँ। तो उसमें से हम पहली बात करें मिश्रित बफर के अंदर क्या रहेगी। पहला मैं अम्लीय बफर का एग्जाम्पल लेता। अम्लीय बफर के रूप में हमने लिया था एसिटिक अम्ल। तो विलयन के अंदर एक साम्य बनेगा एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन में, जिसमें आयन बनेंगे CH3COO- और दूसरे बनेंगे जलयोजित H+ आयन। इसके अलावा लवण हमारे पास में था CH3COO-Na। चूँकि ये प्रबल विद्युत अपघटय है इसलिए जलीय विलयन में पूर्ण आयनीकृत होगा और यह एसीटेट आयन निर्मित करेगा और विलयन में सोडियम आयन उत्पन्न करेगा। अब इन दोनों को प्रदर्शित करने का तरीका आपको ध्यान रखना है। लवण है तो पूर्ण आयनीकरण प्रदर्शित होगा और पूर्ण आयनीकरण में सिंगल एरो का यूज किया जाता है, साम्य एरो काम में नहीं आता क्योंकि ये पूर्ण रूप से इसी रूप में विलयन में उपस्थित रहेगा। दूसरी तरफ अगर दुर्बल अम्ल लिया गया है तो जलीय विलयन में चूंकि यह साम्य निर्मित करता है तो साम्य चिन्ह के रूप में इसको दर्शाया जाता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो एसीटेट आयन दिया है विलयन में बहुत ज़्यादा है तो ऊपर वाला साम्य अधिकतम पीछे की ओर अर्थात प्रतीप दिशा में विस्थापित रहेगा लेकिन साम्य का निर्माण करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर इन दोनों को मिलाकर के मैं यदि साम्य प्रदर्शित करूं तो साम्य केवल कौन सा रहेगा, ऊपर वाला साम्य है, यही साम्य बफर क्रिया प्रदर्शित करता है। ये नीचे तो लवण है तो विलयन में सोडियम आयन होंगे, एसीटेट आयन होंगे, H+ आयन होंगे और अनआयनीकृत एसिटिक अम्ल होगा और इन्हीं से बफर एक्शन प्रदर्शित की जाती है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अम्लीय बफर की बफर क्रिया या बफर एक्शन। ठीक है, बफर एक्शन क्या है। पहला हम ले रहे हैं प्रबल अम्ल मिलाने पर, प्रबल अम्ल मिलाने पर, साथ ही मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ प्रबल क्षार मिलाने पर। अब मैं आयनीकरण नहीं ले रहा हूँ, सीधा सा प्रबल अम्ल के रूप में मैं HCl ले रहा हूँ, प्रबल क्षार के रूप में NaOH ले रहा हूँ और इन दोनों में प्रबल अम्ल है विलयन में कौन से आयन उत्पन्न करेगा, प्रबल अम्ल विलयन में H+ आयन मुक्त करता है, में H+ आयन मुक्त करेगा, जबकि प्रबल क्षार है यह विलयन में कौन से आयन उत्पन्न करेगा, विलयन में OH- आयन उत्पन्न करता है। इसके बाद की प्रक्रिया में आयन मुक्त करता है। अब विलयन में ये मुक्त आयन यदि अवशोषित हो जाए या संयुक्त अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो पीएच परिवर्तित नहीं होगा और अगर संयुक्त अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं तो पीएच परिवर्तित होगा। चूंकि बफर एक्शन में पीएच नियंत्रित रहता है तो ये मुक्त आयन संयुक्त अवस्था में बदलने चाहिए। बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस साम्य के अंदर आपको मूल रूप से ऊपर वाला साम्य ही ध्यान में रखना है। यदि मैं अम्ल मिलाता हूँ, ठीक है, तो अम्ल द्वारा उत्पन्न होने वाले कौन से आयन है, H+ आयन। तो विलयन के अंदर जैसे ही H+ आयन उत्पन्न होंगे तो साम्य कहाँ जाएगा, साम्य में उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो साम्य प्रतीप दिशा में जाएगा। इसका मतलब H+ आयन जो हमने उत्पन्न किए हैं या दिए हैं अम्ल के द्वारा, वे H+ आयन विलयन के अंदर जो लवण से उत्पन्न किया गया एसीटेट आयन है उससे अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और यह इसकी संयुक्त अवस्था है। H+ मुक्त था वो संयुक्त अवस्था में बदल गया है, पीएच परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ OH आयन उत्पन्न हो गए तो
ये अतिरिक्त OH माइनस आयन क्या करेंगे, विलयन के अंदर उपस्थित H प्लस आयन पहले से ही है, आप या तो वो प्रदर्शित कर दीजिए या फिर ये OH आयन एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके आयनीकृत होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मुक्त H प्लस आयन है डायरेक्ट उससे अभिक्रिया करवा देता हूँ, लेकिन हम सामान्य रूप से मुक्त H प्लस आयनों को बिल्कुल नियंत्रित कर देते हैं। उसका कारण ये है कि हमने सोडियम एसीटेट लवण जो कि सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट है, उसकी उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का साम्य अधिकतम प्रतिप दिशा में विस्थापित है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता सामान्य pH 7 के रूप में, pH 7 से थोड़ी कम के रूप में प्रदर्शित होगी, जिसका pH 7 से कम है। तो कुछ मुक्त अवस्था में H प्लस होंगे, वो मुक्त H प्लस यहाँ पर अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O का निर्माण कर देंगे और ऐसी स्थिति में मुक्त OH आयन अवशोषित हो गए, pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, OH माइनस है जो कि एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करे, तो अभिक्रिया करके CH3COO माइनस एसिटेट आयन और H2O बना देते हैं संयुक्त अवस्था में। ऐसी स्थिति में भी pH क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आप पहली प्रक्रिया लेके या दूसरी प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि विलयन में उपस्थित अतिरिक्त OH आयन संयुक्त H2O में बदल रहे हैं, pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर भी मुक्त OH प्लस आयन संयुक्त H2O में या एसिटिक अम्ल में बदल रहे हैं, अतः pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अम्लीय बफर की बफर क्रिया को हम इस रूप में दर्शाते हैं। और यदि इसकी जगह क्षारीय बफर लिया जाए तो मैं क्षारीय बफर क्रिया की चर्चा करूं, तो क्षारीय बफर क्रिया में जो साम्य उपस्थित होगा वो मैं प्रदर्शित कर देता हूं, और ये है NH4OH का आयनीकरण करने से प्राप्त होने वाले अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड जो कि पूर्ण आयनीकृत होकर के अमोनियम आयन और Cl माइनस आयन उत्पन्न करता है। इसमें जो दुर्बल विद्युत अपघटय है इसका साम्य अधिकतम प्रतिप दिशा में विस्थापित रहता है, लेकिन साम्य केवल एक ही निर्मित होगा। अब इस साम्य के अंदर यदि मैं बफर क्रिया की बात करूं, अम्ल मिलाने पर क्या होगा, उत्पन्न होंगे H प्लस आयन। ये मुक्त H प्लस आयन किससे जुड़ेंगे, NH4OH कर दीजिए, इसके साथ में संयुक्त होकर के NH4 धनायन और साथ में H2O बना देंगे। या फिर मैं कहता हूँ क्षार के द्वारा उत्पन्न किए गए OH माइनस आयन, तो ये OH माइनस आयन किससे अभिक्रिया करेंगे, विलयन के अंदर यहाँ पर NH4 आयन आपको दिए हुए हैं, इनसे जुड़ करके यह NH4OH में परिवर्तित हो जाए। ये इसकी संयुक्त अवस्था है और ये H प्लस की संयुक्त अवस्था है। इस H प्लस की संयुक्त अवस्था को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विलयन में उत्पन्न H प्लस OH आयनों से संयोजित होकर के H2O के रूप में संयुक्त हो जाते हैं, तब भी विलयन के pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मुक्त अवस्था में H प्लस और मुक्त अवस्था में OH दोनों ही संयुक्त अवस्था के अंदर जल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं, इसलिए विलयन के pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बफर के प्रकार और बफर की क्रिया की चर्चा की, और इसी का उपयोग हम आगे गुणात्मक विश्लेषण के अंदर हम मूलकों का जब परीक्षण करेंगे या विश्लेषण करेंगे उस समय भी आपको ये प्रक्रिया ध्यान में रखनी है। बफर मुख्यतः एक जगह यहाँ पर हम ज़्यादातर काम में लेते हैं, तो वहाँ पर आपको बफर एक्शन को भी ध्यान में रखना है, pH कैसे नियंत्रित होगी और pH नियंत्रित करने की प्रक्रिया में हम कौन सा बफर काम में ले सकते हैं। तो यही है आपका स्टार्टिंग, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम विलेयता गुणनफल और विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग लेकर के वापस हाजिर होंगे। आप इस चैनल को, परम रसायन चैनल को मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहें। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, और दोनों के लिए हम
यहाँ पर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों की कंप्लीट टॉपिक लेकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।